हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। और दोस्तों, मैं हूँ आप लोगों का दोस्त आनंद परमार। दोस्तों, मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। प्राचीन भारत अपना चल रहा था। प्राचीन भारत जो है 3-4 लेक्चर में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, पूरा डीप में पढ़ा दिया मैंने। उसके बाद रीजनिंग में मैं आप लोगों को पढ़ा था, पैरेलल चल रहा था, परंतु कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, पर 1-2 दिन में मैं उसको भी कंटिन्यू कर दूंगा, तो आप लोगों का रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ हिंदी भी चलेगा आप लोगों का। और पॉलिटी के अपने एक टीचर है दीपक परमार, है ना, अच्छे पढ़ाते हैं पॉलिटी। और एमपीपीएससी जो है इस बार का प्री उनका निकल चुका है और बहुत शानदार पढ़ाते हैं, पूरा नॉलेज है उनको। तो उनसे अगर पॉलिटी पढ़ लिए तो समझ लो कि पॉलिटी की दिक्कत भी खत्म है आप लोग, है ना। मैथ्स के टीचर भी अपने आने वाले हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। और मेरा आप लोगों से बोलना ये है कि अब लॉकडाउन जो है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं है खुलने में, क्योंकि जो कोरोना है वो आम बात हो गई है, लोग डर नहीं रहे उससे। परंतु मेरा आपसे बोलने का ये है कि आप लोग जो है घर पर बैठे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, है ना, और सेफ रहिए। तो आप लोग घर पर बैठकर पढ़ाई कीजिए लॉकडाउन में, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि पढ़ाई इसलिए करना है आप लोगों को क्योंकि एमपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है ना। अभी 4,000 वैकेंसी जो है शिवराज सिंह मामा ने बोल दी है कि 4,000 वैकेंसी हम निकालने वाले हैं, परंतु मेरे को लगता है कि 4,000 नहीं 14,000 वैकेंसी आएगी, है ना। इसके आगे एक और लगा लेना कि 14,000 वैकेंसी जल्द आने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम आएगी या वैकेंसी आएगी तभी हम पढ़ेंगे। यह सरकार हमारे लिए वैकेंसी नहीं निकाल रही है। स्टूडेंट यही सोचते हैं कि वैकेंसी निकलेगी हम तैयारी करेंगे, परंतु आप लोग तैयारी ऐसी रखिए कि आज ही अगर एग्जाम हो जाए तो 100% सिलेक्शन अपने को देना है ना। ऐसी तैयारी रखिए, चाहे एग्जाम कभी भी हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद, 3 महीने या 2021 में हो, कभी भी वैकेंसी आए या एग्जाम कभी भी हो, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल ऐसी रखना है कि सिलेक्शन अभी होना चाहिए अपना, है ना। तो आप लोगों का काम है तैयारी करना। वैकेंसी जो है आती रहेगी, आती है जाती है, परंतु सारे स्टूडेंट यही करते हैं कि वैकेंसी आएगी तभी हम तैयारी करेंगे, है ना। तो मेरा बोलना ये है कि दोस्तों 2-3 साल में अगर आप लोगों से ये एग्ज़ाम नहीं निकली है तो 2 महीने में क्या निकाल दोगे ना। तो तैयारी करते रहिए, और तैयारी बिल्कुल ऐसे करना है, एकदम लपक के तैयारी करना है ना। मेरे बोलने का मेरा ये है कि अगर अच्छे से तैयारी करोगे तभी वैकेंसी निकलेगी या जब भी पास होगे। पिछली बार एमपी पुलिस का दोस्तों कट ऑफ जो था वो गया था 73, ठीक है। तो इस बार वैकेंसी जो है 3 साल में आई है, 2016-17 के बाद वैकेंसी नहीं आई। तो इस बार कट ऑफ कम से कम जाना है 80 के करीब, मान लेते हैं अगर 76 भी गया तो ये बहुत बड़ी बात होती है स्टूडेंट के लिए। तो एक मीडियम स्टूडेंट के लिए 76 नंबर भी बहुत टफ हो जाते हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए ना, तैयारी करोगे तभी नंबर को क्रॉस कर सकोगे। और ये नहीं समझना है कि मेरे को 76 नंबर ही लाना है, कम से कम 90 नंबर का टारगेट बना के चलो, तभी आप लोगों को अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। उसमें एसआई की वैकेंसी भी आने वाली है। और हाँ, मैं बता दूं आप लोगों को, एक आरआरबी है ना, आईबीपीएस में आरआरबी दोस्तों उसका वैकेंसी निकल चुका है, क्लर्क का भी है और पीओ का भी है, तो उसका फॉर्म डाल दीजिएगा। एक निकला है परसेंटेज बेस पे पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी निकली है, ठीक है, उसका भी आप लोग फॉर्म डाल दीजिएगा, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये वैकेंसी जो है अब लॉकडाउन में खुली है या लॉकडाउन में निकली है तो कब एग्जाम होगी। एग्जाम जब भी हो अपने को तैयारी करके रखना है, ठीक है। तो इसका फॉर्म डाल दीजिएगा आप लोग। थोड़ा महंगा है, लगभग 850 का फॉर्म डल रहा है, और ऑनलाइन वाले जो भी ले रहे हैं लगभग। तो आप लोग पैसे जो है, एक पैसा जो है अभी अलग रख दीजिए। परंतु इसमें दोस्तों इसको बता दूं क्या क्या आता है आरआरबी में, है ना। आईबीपीएस आरआरबी में दोस्तों क्लर्क में जो है ये नर्मदा झावा वाली बैंक है, उसके वैकेंसी है ये। इसमें रीजनिंग आता है 40 नंबर का और मैथ्स आता है 40 नंबर का। टोटल 80 नंबर का पेपर होता है इसमें, ठीक है। ओनली 2 ही सब्जेक्ट आते हैं शुरू एग्जाम में। इसके बाद जो एग्जाम होगी उसमें हिंदी आएगा, मैथ्स आएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल रहेगा। तो हिंदी आप लोगों को मैं पढ़ा ही रहा हूँ, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को रीजनिंग और मैथ्स से ही करना है। इसमें कितने नंबर का आता है? 80 नंबर का, ठीक, क्लियर है इतनी बात। और 45 मिनट का टाइम रहता है, 45 मिनट में आप लोगों को 80 क्वेश्चन करना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये 80 क्वेश्चन 45 मिनट करना है। मतलब बात करते ही 5 मिनट को भी हटा ले तो 40 मिनट, मतलब 2 क्वेश्चन आप लोगों को 2 क्वेश्चन 1 मिनट में करना है ना। तो इसमें स्पीड चाहिए, तो स्पीड मेंटेन करके रखिए, आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था गुप्त काल, ठीक है।
गुप्त काल में मैंने आप लोगों को बताया था कि गुप्त काल की स्थापना किसने करी थी, श्रीगुप्त ने। और उसका आखिरी जो शासक था, वो आखिरी शासक का नाम है दोस्तों विष्णुगुप्त, ठीक है। और विष्णुगुप्त के बाद दोस्तों, गुप्त काल के बाद एक नया काल आता है और उस काल को बोलते हैं दोस्तों गुप्तोत्तर काल, ठीक है। इस गुप्तोत्तर काल को ही बोलते हैं दोस्तों हर्षवर्धन का काल, ठीक है, हर्षवर्धन का काल, या इसे ही बोलते हैं, एक और नाम है हर्ष का उदय, ठीक है। अब ये तो समझ में आ रहा है कि गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्त काल के बाद का काल, परंतु हर्षवर्धन का काल मतलब एक व्यक्ति है, एक शासक है, उसका नाम क्या है, हर्षवर्धन। बहुत प्रतापी शासक था और बहुत अच्छे काम किए इसने, इसलिए प्रसिद्ध है प्राचीन भारत में। तो इस गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल आएगा, और वो जो गुप्तोत्तर काल है, वो गुप्तोत्तर काल में एक शासक आया था और शासक का नाम है हर्षवर्धन। तो इसीलिए उसको बोलते हैं हर्षवर्धन का काल, या उसी को बोलते हैं हर्ष का उदय। और हर्षवर्धन जो है दोस्तों कब आया था, तो 606 ईस्वी में आया था, ठीक है। कब आया था दोस्तों, तो 606 ईस्वी में ये सिंहासन पर बैठा था। उस समय इसकी उम्र कितनी थी, बस 16 साल की उम्र थी, ठीक है। 606 ईस्वी में ये अपने सिंहासन पर बैठा था, मतलब राजा बना था, और इसकी उम्र क्या थी, 16 साल की। इतनी जल्दी राजा क्यों बना, ऐसे क्या कारण रहे, ये सारी बातें जानने के लिए चलिए बात करते हैं, लगे रहिए मेरे साथ, है ना। चलिए अब यही बताता हूं मैं कि इतनी जल्दी ये सिंहासन पर बैठा क्यों, क्या कारण रहे इसके पीछे। तो दोस्तों गुप्त काल के बाद 4 नए वंश आए थे। कौन कौन से आए थे, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। पहला वंश आया था दोस्तों पुष्यभूति वंश, ठीक है। पहला वंश कौन सा आया, पुष्यभूति वंश, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं थोड़ा इधर। पहला वंश आया पुष्यभूति वंश, ठीक है। दूसरा वंश आया था दोस्तों मोखहरी वंश, दूसरा है मोखहरी वंश, ठीक है। पुष्यभूति वंश को ही बोलते हैं दोस्तों वर्धन वंश, ठीक है, या वर्धन काल, ठीक है। वर्धन काल मतलब हर्षवर्धन से रिलेटेड है। इनकी जो राजधानी थी, ठीक है, इनकी राजधानी थी दोस्तों थानेश्वर, ठीक है। थानेश्वर कहाँ है, तो थानेश्वर है दोस्तों हरियाणा में, ठीक है। थानेश्वर कहाँ है, हरियाणा। मोखहरी वंश जो है दोस्तों, इनकी जो राजधानी थी, ठीक है, इनकी राजधानी थी कन्नौज में, ठीक है। और कन्नौज कहाँ है, तो कन्नौज है दोस्तों यूपी में। क्लियर है इतनी बात। मोखहरी वंश की राजधानी कौन सी है दोस्तों, कन्नौज, और कन्नौज कहाँ है, यूपी में। एक और आया था दोस्तों पूर्ववर्ती वंश, ठीक है। पूर्ववर्ती वंश की जो राजधानी थी, राजधानी, ठीक है, राजधानी थी दोस्तों मालवा, और मालवा कहाँ है, एमपी में, ठीक है। क्लियर इतनी बात। और एक और वंश था दोस्तों शशांक वंश, ठीक है, शशांक वंश। और शशांक वंश की जो राजधानी थी, ठीक है, और राजधानी तो दोस्तों उनकी बंगाल में, ठीक है। कौन सी राजधानी थी वहां पे, बंगाल में, ठीक है। क्लियर इतनी बात। ये 4 वंश आए थे, पुष्यभूति वंश, मोखहरी वंश, पूर्ववर्ती वंश और शशांक वंश, ठीक है। पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश बोलते हैं। और इसकी राजधानी कौन सी थी दोस्तों, तो इसकी राजधानी थी थानेश्वर या हरियाणा। एक था मोखहरी वंश, उसकी राजधानी कन्नौज या यूपी। एक पूर्ववर्ती वंश आया था, उसकी राजधानी थी मालवा एमपी में है। और शशांक वंश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, बंगाल में, है ना। थोड़ा मैपिंग के थ्रू बता देता हूँ आप लोगों को, देखिए बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे भारत की, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो वंश था, ये था दोस्तों शशांक वंश, ठीक है, शशांक वंश, ठीक है, बंगाल में। क्लियर है इतनी बात करते हैं दोस्तों आगे की। ये पूर्ववर्ती वंश जो था, ये यहाँ था मालवा में, ठीक है। मालवा जो है दोस्तों, बात करते हैं, एक आदमी आया था, उस आदमी का नाम है दोस्तों फायान। फायान ने मालवा के लोगों का, मध्य प्रदेश के लोगों को दोस्तों ब्राह्मण कहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि फायान किसके काल में आया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड मतलब विक्रमादित्य के काल में आया था, ठीक है। यहाँ है पूर्ववर्ती वंश, ये वाला, ठीक है। ये मोखहरी वंश जो है कन्नौज यूपी में है, और ये है दोस्तों यहाँ पे यूपी में, ठीक है। ये मोखहरी वंश है। और ये जो पुष्यभूति वंश है, ये हरियाणा में है, यहाँ पे है ये पुष्यभूति वंश। क्लियर है इतनी बात। ये चारों के चारों वंश यहाँ पे थे, मौजूद थे। अब इनके बारे में बात क्या थी वो बताता हूँ, देखिए बात करते हैं। ये पुष्यभूति वंश और मोखहरी वंश, ये दोनों दोस्तों जो है, ये दोस्त थे, मतलब इनमें वैवाहिक संबंध स्थापित हुए।
और इधर भी ये दोनों दोस्त दोस्त थे, ठीक है, ये दोस्त थे दोनों और ये भी दोस्त थे। तो स्वाभाविक सी बात है ये दोनों मिलकर इनको मारना चाहेंगे और ये दोनों मिलकर इन दोनों को मारना चाहेंगे, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए बात करते हैं। तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की अगर मैं बात करूं तो इस वर्धन वंश की बात करें दोस्तों तो वर्धन वंश का एक राजा था, ठीक है, और उस राजा का नाम था दोस्तों प्रभाकर वर्धन, ठीक है। इस वर्धन वंश का एक राजा था और इस राजा का नाम था प्रभाकर वर्धन और इसके 3 पुत्र या पुत्री थे, ठीक है, 3 पुत्र या पुत्री थे, ठीक है, मतलब 2 पुत्र थे 1 पुत्री थी। सबसे बड़े बेटे का नाम था दोस्तों राज्यवर्धन, ठीक है, सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था राज्यवर्धन। उससे जो छोटा था उसको बोलते हैं दोस्तों हर्षवर्धन और यही हर्षवर्धन का काल अपने को पढ़ना है, ठीक है। और इनकी एक बहन थी, उस बहन का नाम था दोस्तों राज्यश्री, है ना। मतलब प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र पुत्री थे, एक बड़ा बेटा राज्यवर्धन, छोटा बेटा हर्षवर्धन और उसकी बहन कौन थी राज्यश्री। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये क्यों बताया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से अपने को कहानी पढ़ना है, ठीक। चल प्रभाकर वर्धन के बाद जो है दोस्तों राजगद्दी पर कौन है राज्यवर्धन, ठीक है। राज्यवर्धन जो है कहाँ के राजा थे पुष्यभूति वंश के, ठीक है। पुष्यभूति वंश का राजा तो था दोस्तों परंतु ये राज्यश्री थे, ठीक है। कौन थी राज्यश्री, ठीक है। राज्यश्री की एक कहानी है। राज्यश्री किस वंश से है तो ये पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश है, ठीक है। मोखहरि वंश का एक राजा था, ठीक है, काय का मोखहरि वंश का एक राजा था और उस राजा का नाम है दोस्तों ग्रहवर्मन, ठीक है। क्या है ग्रहवर्मन। इस ग्रहवर्मन की शादी किससे हुई दोस्तों, इससे हुई राज्यश्री से। क्लियर है इतनी बात, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोखहरि वंश और ये पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश दोनों दोस्त हैं, तो वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। मोखहरि वंश का एक राजा है ग्रहवर्मन और ग्रहवर्मन की शादी किससे हुई राज्यश्री से। राज्यश्री किस वंश से रिलेटेड थी वर्धन वंश से। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। मतलब राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों ग्रहवर्मन के साले हुए और ग्रहवर्मन जो है इन दोनों का क्या है जीजाजी है। क्लियर है इतनी बात। चलिए बात करते हैं दोस्तों, अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, वर्धन वंश की। क्लियर इतनी बात। ग्रहवर्मन की जो है दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं इसकी पत्नी कौन है तो इसकी पत्नी है दोस्तों राज्यश्री। क्लियर है इतनी बात, ठीक। चलिए बात करते हैं दोस्तों, इस पूर्ववर्ती वंश का एक राजा था और उस राजा का नाम है दोस्तों देवगुप्त, ठीक है। इस पूर्ववर्ती वंश का एक राजा था, वो कौन था देवगुप्त। और शशांक वंश का एक राजा था, उस राजा का नाम है दोस्तों, बात करते हैं उसके नाम पर ही पढ़ा है, उसका नाम क्या है शशांक। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इस देवगुप्त और ये क्या है शशांक। क्लियर इतनी बात। अब पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का जो एक राजा था या एक व्यक्ति था उसका नाम था दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया राज्यवर्धन, ठीक है। और राज्यवर्धन ने किसको मार दिया देवगुप्त को मार दिया। मतलब मालवा वंश का एक राजा था देवगुप्त और इसको किसने मार दिया दोस्तों राज्यवर्धन ने मार दिया, ठीक है। राज्यवर्धन ने मार दिया, ठीक है। राज्यवर्धन ने किसको मारा दोस्तों देवगुप्त को मारा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, परंतु क्यों मारा ये कहानी बता देता हूं, ठीक। ये देवगुप्त और शशांक ने दोनों ने मिलकर इस ग्रहवर्मन को मार दिया। सबसे ध्यान रखना, थोड़ा सी उलझी हुई कहानी है परंतु क्लियर बातों में याद रखना। देवगुप्त मालवा शासक था और शशांक वंश बंगाल का राजा था। इस देवगुप्त और शशांक दोनों ने मिलकर दोस्तों इस कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन को मार दिया और इसकी पत्नी कौन थी राज्यश्री, ठीक है, जो हर्षवर्धन की बहन थी। अब मैटर ये हुआ दोस्तों, ग्रहवर्मन को मार दिया तो विधवा कौन हो गई राज्यश्री। राज्यवर्धन को गुस्सा आया कि मेरी बहन के पति को मार दिया, मतलब मेरे जीजाजी को मार दिया। राज्यवर्धन को गुस्सा है और राज्यवर्धन ने किसको उड़ा दिया दोस्तों देवगुप्त को उड़ा दिया, है ना। मतलब देवगुप्त को मार दिया, ठीक है। देवगुप्त को मार दिया, फिर गुस्सा किसको आया शशांक को गुस्सा आया, ठीक है। शशांक को गुस्सा क्या आया क्योंकि शशांक को लगा कि इसने मेरे दोस्त देवगुप्त को मार दिया, तो शशांक ने किसको मार दिया दोस्तों राज्यवर्धन को मार दिया, ठीक है। किसे मार दिया राज्यवर्धन को मार दिया। क्लियर है इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। यही कहानी है दोस्तों पूरी। वर्धन वंश का एक राजा है दोस्तों राज्यवर्धन, ठीक है। एक मोखहरि वंश है, एक पूर्ववर्ती वंश है और एक शशांक वंश है, ठीक है। इस
मोख हरिवंश का एक राजा है ग्रहवर्मन, और ग्रहवर्मन की शादी किससे हुई? राज्यश्री से। राज्यश्री किसकी बहन है? यह है हर्षवर्धन की बहन, ठीक है। अब दोस्तों इस देवगुप्त और शशांक ने मिलकर, दोनों ने, क्योंकि ये दोनों दोस्त थे, तो इन दोनों ने मिलकर किसे मार दिया? ग्रहवर्मन को मार दिया। ग्रहवर्मन को मार दिया तो राज्यवर्धन को गुस्सा आया, राज्यवर्धन ने किसको मार दिया? देवगुप्त को मार दिया, ठीक है। देवगुप्त को मार दिया तो शशांक को गुस्सा आया, क्योंकि ये दोनों दोस्त थे। शशांक ने किसको मार दिया दोस्तों? राज्यवर्धन को मार दिया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब राज्यवर्धन को किसने मार दिया दोस्तों? शशांक ने। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब शशांक ने इसको मार दिया राज्यवर्धन को, तो इसके बाद जो है राज्यवर्धन की मौत का बदला लेगा कौन? लेगा हर्षवर्धन, क्योंकि वो उसका छोटा भाई है। तो हर्षवर्धन ने दोस्तों किसको मार दिया? शशांक को मार दिया, ठीक है। शशांक को किसने मारा दोस्तों? हर्षवर्धन ने मार दिया। क्लियर है इतनी बात। अब बचा कौन? ओनली हर्षवर्धन बचा, क्योंकि सारे मर गए। कैसे मर गए? देखिए बात करते। ग्रहवर्मन को किसने मार दिया दोस्तों? देवगुप्त और शशांक ने। देवगुप्त को किसने मार दिया? राज्यवर्धन ने। राज्यवर्धन को किसने मार दिया? शशांक ने। और शशांक को किसने मार दिया? हर्षवर्धन ने। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब बचा कौन? हर्षवर्धन, ठीक। अभी आप लोगों को पता लगा रहे कि राज्यश्री भी तो बची, तो राज्यश्री भी बचेगी, इसकी कहानी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अकेला कौन बचा? हर्षवर्धन बचा, ठीक है। हर्षवर्धन ही अपने को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग अपन डालते हैं दोस्तों हर्षवर्धन, ठीक है। और हर्षवर्धन ही अपने को पढ़ना है। हर्षवर्धन के सामने दोस्तों 2-3 चुनौती थी जब उसने शशांक को नहीं मारा था। शशांक ने किसको मार दिया? शशांक ने मारा दोस्तों, इस शशांक ने मारा दोस्तों, किसको मारा? इसने मारा दोस्तों राज्यवर्धन को, ठीक है। किसको मारा? राज्यवर्धन को, ठीक है। और राज्यवर्धन को किसने मार दिया दोस्तों? हर्षवर्धन को। क्लियर है इतनी? सॉरी माफ कीजिएगा, शशांक ने किसको मारा? राज्यवर्धन को। और शशांक को किसने मार दिया दोस्तों? हर्षवर्धन। शशांक को किसने मार दिया? हर्षवर्धन ने, ठीक है। मतलब बात करते हैं दोस्तों, राज्यवर्धन ने जो है देवगुप्त को मारा था, तो राज्यवर्धन को किसने मार दिया? शशांक ने मार दिया। और शशांक को किसने मार दिया? हर्षवर्धन ने मार दिया, ठीक है। अब हर्षवर्धन अकेला बचा दोस्तों, तो हर्षवर्धन के समय दोस्तों क्या हुआ कि जब इसकी बहन कौन थी? हर्षवर्धन की बहन थी दोस्तों राज्यश्री, ठीक है। राज्यश्री का पति कौन था? तो वो था दोस्तों, बात करते हैं कौन था, तो राज्यश्री का जो पति था वो मोख हरिवंश का राजा था, और उसका नाम क्या था? ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन को किसने मार दिया था? देवगुप्त। और किसने मार दिया था दोस्तों? शशांक ने मार दिया था, ठीक है। तो राज्यवर्धन जो है दोस्तों, ये गई दोस्तों सुसाइड करने के लिए, मतलब मरने के लिए गई दोस्तों पहाड़ पे कूदने के लिए, कि अब तो मैं मर जाऊंगी, मेरी जिंदगी का क्या मतलब है, ठीक है। तो इस राज्यश्री को बचाया किसने? हर्षवर्धन ने, ठीक है। किसने बचाया दोस्तों? हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन ने बचाया तो राज्यश्री ने खुश होकर अपना राज्य, सारा का सारा राज्य किसे दे दिया? हर्षवर्धन को, क्योंकि राज्यश्री तो अकेली पड़ गई थी, उसके पति को मार दिया था। तो राज्यश्री ने अपना राज्य किसे दे दिया? हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन के पास 2 राज्य हो गए, एक तो उसी का वंश हर्षवर्धन, मतलब वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। उसकी राजधानी कौन सी है? तो उसकी राजधानी है दोस्तों थानेश्वर, मतलब हरियाणा पे भी इसका अधिकार हो गया। और राज्यश्री कहाँ की महारानी थी? तो वो थी मोख हरिवंश की, और मोख हरिवंश के लोगों की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। मतलब इन दोनों पे किसका राज हो गया? तो हर्षवर्धन का राज हो गया। क्लियर है इतनी बात? चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे की, ठीक है। अब हर्षवर्धन जो है दोस्तों, हर्षवर्धन के समय दोस्तों कुछ आक्रमण हुए या उसके कुछ युद्ध हुए। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने 2 तरीके से लड़ाई लड़ी, एक उत्तर से लड़ाई लड़ी और एक कहां से लड़ी दोस्तों? दक्षिण से लड़ाई लड़ी, ठीक है। एक उत्तर की लड़ाई लड़ी और एक कहां की लड़ी दोस्तों? दक्षिण की लड़ाई लड़ी, ठीक है। उत्तर की लड़ाई में दोस्तों याद रखना कि कश्मीर को छोड़कर, किसको छोड़कर? कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत, ठीक है, कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार किसने कर लिया था? तो वो कर लिया था दोस्तों हर्षवर्धन ने। क्लियर है इतनी बात? मतलब कश्मीर पर अधिकार नहीं कर पाया था कौन? हर्षवर्धन। ये क्यों नहीं कर पाया? जब मैं आप लोगों को उत्तर भारत के अभियान या उत्तर भारत के वंश पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा, मतलब अगले लेक्चर में, ठीक है। बस ये याद रखना कि हर्षवर्धन ने दोस्तों उत्तर का अभियान किया और उत्तर के अभियान में उसने कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। यह तो उत्तर का अभियान हुआ।
अब बात करते हैं दोस्तों दक्षिण का अभियान। दक्षिण का अभियान जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दक्षिण का अभियान, ठीक है, मतलब दक्षिण भारत का अभियान थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर्षवर्धन का युद्ध हुआ, ठीक है। युद्ध किसका हुआ? हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन और किसके बीच? ये हुआ दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय के बीच, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है ये कहाँ का राजा था? तो राजा था दोस्तों ये चालुक्य वंश। चालुक्य वंश कहाँ था, कहाँ से आया, इसको मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा दक्षिण भारत के राज्यों में। फिलहाल बस ये याद रखना है कि पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का राजा था? चालुक्य, और चालुक्यों की एक शाखा थी और वो शाखा कौन सी थी दोस्तों? वातापी, ठीक है। हर्षवर्धन कहाँ का राजा था? तो ये था दोस्तों वर्धन वंश, ठीक है, या पुष्यभूति वंश। दोनों की लड़ाई हुई और हर्षवर्धन जो है दोस्तों उसमें क्या हो गया? हार गया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो यहां से हर्षवर्धन जो है उसका पतन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन क्या है दोस्तों? हार गया इसमें, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, तो दक्षिण भारत का अभियान किसने किया दोस्तों? दक्षिण भारत के अभियान में हर्षवर्धन ने जो किया उसमें युद्ध हुआ हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का राजा था? चालुक्य वंश का। कौन सी शाखा? वातापी। अभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है कि चालुक्य वंश कहाँ से आया, इसको दक्षिण भारत के इतिहास में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। दक्षिण भारत के इतिहास जो है अपने को 2 लेक्चर पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। वर्धन वंश जो का राजा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच लड़ाई हुई और जीत कौन गया? पुलकेशिन द्वितीय, और हार कौन गया दोस्तों? हर्षवर्धन। और यहीं से हर्षवर्धन का पतन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करूं तो हर्षवर्धन के काल में दोस्तों, हर्षवर्धन के काल में सबसे पहले उसका देख लेते हैं अपन धार्मिक पक्ष, ठीक है, कि वो किस धर्म को मानता था। तो प्रारंभ में, ठीक है, कब? प्रारंभ में वो कौन से धर्म को मानता था? तो वो शैव धर्म को मानता था, ठीक है। परंतु बाद में किस वंश को मानता है दोस्तों? तो वो बाद में वंश को मानता है और उस वंश का नाम है दोस्तों बौद्ध धर्म, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, धर्म को कौन से धर्म को मानता है? बौद्ध धर्म। मतलब शुरू में वो शैव धर्म का अनुयायी था, मतलब शिव भगवान की उपासना करता था, सूर्य पूजा करता था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को मानने लग गया। बौद्ध धर्म किसने ग्रहण करवाया? तो वो करवाया दोस्तों इसको हेनसांग ने, ठीक है। किसने करवाया? हेनसांग। हेनसांग एक चीनी यात्री था, ठीक है। क्या था? एक चीनी यात्री था। कहाँ से आया था? तो चीन से आया था। चीन का मसला बहुत चल रहा है क्योंकि कोविड-19 फैलाया किसने? चीन ने, ठीक है, याद रखना। तो धार्मिक पक्ष में प्रारंभ में वो शैव मत का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म आ गया। ग्रहण किसने करवाया? हेनसांग ने। हेनसांग कहाँ का यात्री था? चीनी यात्रा। इसको अभी हेनसांग को अपने को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। धार्मिक पक्ष में जो हर्षवर्धन है इसने कुछ सभाएं करी थी, ठीक है। क्या करी थी? कुछ सभाएं करी थी। वो सभाएं 2 प्रकार से थी। देखिए पहली बात करते हैं दोस्तों, एक थी दोस्तों कन्नौज सभा, ठीक है। कौन सी सभा थी? कन्नौज सभा। इस कन्नौज सभा को ही दोस्तों बोलते थे धर्म सभा, ठीक है। मतलब धर्म से रिलेटेड मामले इसमें हुआ करते थे, ठीक है। और ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष होती थी, ठीक है। प्रत्येक वर्ष मतलब हर वर्ष में एक बार। और इसमें भाग किसने लिया? तो इसमें भाग किसने लिया दोस्तों? हेनसांग ने। तो स्वाभाविक सी बात है हेनसांग ने हर्षवर्धन को दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया। तो यहां से बौद्ध धर्म जो है उसकी कुछ सभाएं हुआ करती थी, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातें हुआ करती थी, ठीक है। कन्नौज कहाँ है? यूपी में। तो कन्नौज सभा ही धर्म सभा हुआ करती थी। धर्म सभा हर वर्ष में एक बार हुआ करती थी। भाग कौन ने लिया दोस्तों? हेनसांग ने, ठीक है। परंतु एक और सभा हुआ करती थी और उस सभा को बोलते थे दोस्तों प्रयाग सभा, ठीक है। कौन सी बोलते हैं दोस्तों? प्रयाग सभा। प्रयाग भी कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। प्रयाग सभा जो है दोस्तों ये 5 वर्ष में एक बार होती थी, ठीक है। 5 वर्ष में एक बार होती थी, ठीक है। और यहां से ही दोस्तों कुंभ का आरंभिक स्वरूप देखने को मिलता है, ठीक है। कुंभ का आरंभिक स्वरूप देखना। अभी कुंभ जो है कितने वर्षों में एक बार होता है? 12 वर्षों में एक बार होता है, 4 जगहों पे होता है, ठीक है। वहीं से दोस्तों कुंभ का जो है आरंभिक स्वरूप देखने को मिला। लोगों ने उस 5 वर्षों को कितने वर्षों का कर दिया दोस्तों? 12 वर्षों का कर दिया, ठीक है। तो प्रयाग सभा दोस्तों 5 वर्ष में एक बार होती थी और यही कुंभ का आरंभिक स्वरूप है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। अब इस हर्षवर्धन के काल में
पढ़ क्या रहे हैं अपन, हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के समय दोस्तों कुछ विद्वान हुए, ठीक है, मतलब कुछ विद्वानों को इसने संरक्षण दिया। पहले विद्वान जो थे वो थे दोस्तों बाणभट्ट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाणभट्ट की कुछ पुस्तक है, उन पुस्तक का नाम बता देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। कौन कौन सी है, ये है दोस्तों कादम्बरी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाणभट्ट की दोस्तों एक किताब है कादम्बरी, और एक उनकी किताब है दोस्तों हर्षचरित, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, एमपीएसआई में भी आते हैं हिंदी के पेपर में, है ना, कि कादम्बरी और हर्षचरित किसकी रचना है, तो बाणभट्ट की। और बाणभट्ट किसके दरबार में थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में थे, ठीक है। दूसरा व्यक्ति था दोस्तों, बात करते हैं, एक व्यक्ति कौन है, बाणभट्ट, और दूसरे हैं दोस्तों मयूर, ठीक है, मोर, मोर नहीं है, कौन है दोस्तों, मयूर, ठीक है। दूसरे विद्वान है मयूर, और मयूर की कुछ पुस्तक है, वो है दोस्तों, सब याद रखना कि मयूर शतक, ठीक है, मयूर से ही नाम है मयूर शतक, और एक है दोस्तों श्रृंगार शतक, ठीक है, एक है श्रृंगार शतक और एक कौन सी है, मयूर शतक। क्लियर है इतनी बात, ठीक। हर्षवर्धन के काल में कुछ विद्वान हुआ करते थे, पहले का नाम था बाणभट्ट, बाणभट्ट की पुस्तक है कादम्बरी और हर्षचरित। दूसरे विद्वान थे मयूर, मयूर की पुस्तक है मयूर शतक और श्रृंगार शतक। तीसरा व्यक्ति जो इनके दरबार में था उसका नाम है दोस्तों हैन सांग, ठीक है। और अब अपने को हैन सांग ही पढ़ना है, ठीक है। हैन सांग अपना हेडिंग रहेगा, हैन सांग को अपन पढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं हैन सांग, ठीक है। हैनसांग जो है दोस्तों, ये कहां से आया था, तो ये आया था दोस्तों चीन से। कहां से आया था ये, तो ये आया था दोस्तों चीन से, ठीक है। हैनसांग देखिए, बात करते हैं किसके दरबार में आया, हर्षवर्धन के। तो हा से हैनसांग और हा से हर्षवर्धन, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक आता है दोस्तों हैनसांग और एक आता है दोस्तों फाहियान। दो चीनी यात्री आए थे प्राचीन भारत में, एक हैनसांग और एक फाहियान। तो याद रहेगा, हा से हैनसांग, हा से हर्षवर्धन, ठीक है। जहां पे हा मिल जाए, ठीक है, वो हैनसांग, ठीक है, और जहां पे हा नहीं मिले वो फाहियान। परंतु बता दूं फाहियान किसके दरबार में आया था, तो फाहियान आया था दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड, और उन्हीं का नाम है दोस्तों विक्रमादित्य, जो मैं आप लोगों को गुप्त वंश में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। कहां के राजा थे ये, तो उज्जैन के प्रतापी राजा हैं। आज ही दोस्तों उज्जैन के महाकाल मंदिर में दोस्तों गैंगस्टर पकड़ाया गया है, ठीक है। क्लियर इतनी बात, चलिए जैसा आप लोगों को पता होगा सारी की सारी बात, ठीक। चलिए, तो हैनसांग के बारे में दोस्तों याद रखना कि चीनी यात्री था। ये भारत में क्यों आया था, तो ये भारत में आया था दोस्तों दो चीजों के लिए, ठीक है। एक तो दोस्तों पहला इसका मकसद था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, में पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह है बिहार में। किसने बनवाया, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना करी है। मैं आप लोग गुप्त वंश में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। दूसरी इसकी इच्छा थी दोस्तों, एक तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए, और दूसरी इसकी इच्छा थी कि बौद्ध धर्म का मेरे को क्या करना है दोस्तों, प्रचार करना है, ठीक है। तो दो मकसद से भारत में आया था ये। कहां से, चीन से आया था भारत में, कि नालंदा विश्वविद्यालय में मेरे को पढ़ाई करना है और क्या करना है दोस्तों, धर्म का क्या करना है, प्रचार प्रसार करना है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना है और धर्म का क्या करना है, प्रचार करना है, ठीक है। किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन, हा से हैनसांग और हा से हर्षवर्धन। क्लियर है इतनी बात, ठीक। चलिए आगे की बात करते हैं। इस हर्षवर्धन, माफ कीजिएगा, इस हैनसांग ने दोस्तों भारत को भारत नहीं कहा है, ठीक है, भारत को एक नया नाम दिया है और उसको दिया है दोस्तों इंटू, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ना, हंसी आ रही होगी कि इंटू क्या है, तो भारत का नाम दिया है इंटू। किसने दिया है, हैनसांग ने, ठीक है। और हर्षवर्धन को हर्षवर्धन नहीं कहा है, हर्षवर्धन को उसने कहा है दोस्तों सीयू की, ठीक है। क्या बोला है दोस्तों, सीयू की, मतलब जितने भी राजा भारत के थे उन सबको उसने क्या बोला है दोस्तों, सीयू की। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, याद रखना। हैनसांग चीनी यात्री था। हैनसांग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को डीप में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हैनसांग चीनी यात्री था, चीन से आया था। किसके दरबार में, हर्षवर्धन के काल में। दो इसके मकसद थे।
कौन कौन से? नालंदा विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाई करना था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने। ठीक है। दूसरा, बौद्ध धर्म का प्रचार करवाना है, और बौद्ध धर्म ही ग्रहण किसने करवाया दोस्तों? ह्वेनसांग ने। किसको? हर्षवर्धन को। ठीक है। भारत को इसने क्या क्या है? इनटू, और हर्षवर्धन मतलब राजाओं को क्या को है उसने? सीयू की। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। चलिए, यह ह्वेनसांग के बारे में बात हुई। ठीक। अब दोस्तों हर्षवर्धन ने कुछ पुस्तकें लिखी है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। हर्षवर्धन की पुस्तक। ठीक है। पहली पुस्तक उसकी जो थी दोस्तों, वो है दोस्तों नागानंद। ठीक है। पहली जो हर्षवर्धन की पुस्तक है वो कौन सी है दोस्तों? नागानंद। ठीक है। दूसरी है दोस्तों प्रियदर्शिका। ठीक है। पहली है नागानंद और दूसरी है प्रियदर्शिका। ठीक है। और तीसरी है दोस्तों रचनावली। ठीक है। क्या है दोस्तों? रचनावली। ठीक है। नागानंद, प्रियदर्शिका और रचनावली इंपॉर्टेंट है। किसकी किताब है? हर्षवर्धन की किताब है। इसको याद करने का ट्रिक बता देता हूं। ठीक है। देखिए, नागा को, ठीक है, रचना प्रिय है। ठीक है, फटाफट रट जाएगा। नागा को रचना प्रिय। नागा से नागानंद, रचना से रचनावली और प्रिय से प्रियदर्शिका। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। ये किताब किसकी है? हर्षवर्धन की। एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है। चलिए, अब हर्षवर्धन जो है दोस्तों, मैंने आप लोगों को पूरा डीप में पढ़ा दिया है। हर्षवर्धन का पतन कहां से हुआ? तो हर्षवर्धन का पतन में देखो आप लोगों को बता देता हूं। हर्षवर्धन का पतन जब हुआ दोस्तों, जब उसने दक्षिण के राजवंशों में लड़ाई करी, और उसकी एक लड़ाई हुई थी। उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का राजा था? वो दोस्तों चालुक्य वंश का राजा था, और चालुक्य वंश की एक शाखा है वातापी के चालुक्य। ये दक्षिण भारत के राजवंश हैं। ठीक है, दक्षिण वंश। ठीक है, दक्षिण भारत के वंश हैं कौन से? चालुक्य। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो अब जो है दोस्तों, हर्षवर्धन के पतन के बाद कुछ नए राज्यों का उदय हुआ, और दो तरीके से हुआ। एक उत्तर में हुआ और एक कहां हुआ दोस्तों? दक्षिण में। ठीक है। उनमें ही दक्षिण में एक राजवंश था चालुक्य वंश, और उसका एक राजा था पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई किससे हुई? हर्षवर्धन से, और हर्षवर्धन उसमें मारा गया था। ठीक है, मतलब हार गया था। ठीक है, और धीरे धीरे उसका पतन हो गया था। तो हर्षवर्धन के पतन के बाद अगला अपने को, अभी अपन ने जो पढ़ा वो हर्षवर्धन काल पढ़ा है, और अगला जो पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे दोस्तों हर्ष का पतन या हर्षवर्धन का पतन। हर्षवर्धन के पतन में उत्तर भारत में कुछ राज्य आए, कुछ दक्षिण भारत में राज्य आए। ठीक है, वो कौन कौन से राज्य आए? उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की आपस में लड़ाई होगी। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? ठीक है, ये जो है सारी की सारी बात अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को? आज पढ़ाया मैंने आप लोगों को हर्षवर्धन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेना, क्योंकि दोस्तों थोड़ा कठिन भी है ना, उलझाने वाला है कि किसकी शादी किससे हुई, किसका भाई कौन था, किसने किसको मारा। क्लियर है इतनी बात? देखिए एक बार इसको मैं बता देता हूं कि वर्धन वंश का एक राजा था दोस्तों, उस राजा का नाम है प्रभाकर वर्धन। उसके 3 पुत्र पुत्री थे। कौन कौन से? एक था राज्यवर्धन, एक हर्षवर्धन, एक राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह हुआ दोस्तों मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन को किसने मार दिया? देवगुप्त और शशांक ने, जो पूर्ववर्ती वंश और एक शशांक वंश के राजा थे। फिर राज्यवर्धन जो है वर्धन वंश का राजा था, राज्यश्री का भाई था। राज्यवर्धन को गुस्सा आया, उसने देवगुप्त को मार दिया। देवगुप्त को मार दिया तो शशांक को गुस्सा आया कि मेरे दोस्तों को मार दिया। शशांक ने किसको मार दिया दोस्तों? उसने मार दिया दोस्तों हर्षवर्धन को। ठीक है, माफ कीजिएगा, शशांक ने मार दिया राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन को जब मार दिया तो हर्षवर्धन बचा। हर्षवर्धन को गुस्सा आया, उसने किसको मार दिया? शशांक को मार दिया। ठीक है, फिर बचा कौन दोस्तों? एक अकेला बचा हर्षवर्धन, और उसकी बहन बची कौन? राज्यश्री। राज्यश्री जो है सुसाइड करने के लिए गई थी, उसने हर्षवर्धन ने उसको बचा लिया था, और राज्यश्री ने अपना वंश भी उसको दे दिया था। बचा ओनली कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और लगे रहिए, लॉकडाउन में पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी जल्द आने वाली है। थैंक यू।